नमस्कार। तो संपूर्ण बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और जिन्हें साइंस से डर लगता है वो तो अवश्य ही जुड़े। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो जो कोशिका होता है ना, मानव का या पादप का जो कोशिका होता है, जो सबसे छोटा, जैसे घर का ईंट बोलते हैं, उसी तरह शरीर का ये कोशिका होता है। तो हमारा शरीर जो है कोशिका से बना होता है। पहले कोशिका होता है, कोशिका से मिल करके उत्तक बना होता है, जिसको टिश्यू बोलते हैं। उत्तक से एक एक उत्तक मिल करके, बहुत सारा उत्तक मिल करके अंग बनता है। जैसे हमारा दिल बन गया, फेफड़ा बन गया, उसके बाद जीभ बन गया, त्वचा बन गया, ये सब उत्तक मिलकर के अंग बनता है। और अंग के मिलने से क्या बनता है? सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, एक सिस्टम बनता है। जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी मतलब परिवहन, परिसंचरण, मतलब कि ब्लड जो फ्लो होता है उसका एक अलग सिस्टम है। सांस लेते हैं तो उसका एक अलग सिस्टम है, उसमें सिर्फ सांस का ही क्रिया चलता है। वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो सांस का सिस्टम हो गया। अब खाना खाते हैं तो वो पाचन तंत्र का सिस्टम हो गया। तो इसी तरह उसका तंत्र बन गया। अब तंत्र मिलकर के, सारा तंत्र मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो समझ गए ना, सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी इकाई हो गई कोशिका। तो वही बोलता है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, मतलब कि इसका पावर हाउस। तो कोशिका में जो है ना, एक इस आकार का एक संरचना पाया जाता है, न्यूक्लियस रहता है, उसका बहुत सारा उसमें पार्ट होता है। आप लोग यदि देखना चाहते हैं कोशिका को तो अच्छे से आप लोग देखिएगा नेट पे सर्च करके। तो इसमें जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो इसको पावर हाउस बोलते हैं। यही पावर जनरेट करता है। तो शक्ति चाहिए ना, तो यही पावर हाउस होता है। तो ध्यान रखिएगा, पावर हाउस ये पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम क्वेश्चन के माध्यम से ही उसको, साइंस को पढ़ेंगे और साइंस में रुचि जगाएंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको साइंस कुछ नहीं आता है तो हम साइंस सीख ही नहीं सकते हैं। आज हम लोग साइंस पे इतना पकड़ कर लेंगे कि साइंस आप लोग को आसान लगने लगेगा। हम छोटा छोटा सवाल लेकर के साइंस बताने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग को साइंस पढ़ने में मजा आने लगेगा। उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट सवाल लेंगे। तो हम सारा क्वेश्चन को टिक लगा करके आए हैं। अब देखिए ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, तो इसको यहां से हटा देते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो उत्तक आपको हम बताएं, कोशिका के बाद जो कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, तो उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं। तो अस्थायी उत्तक के बारे में पूछ रहा है। नाम से ही नहीं लग रहा है कि अस्थायी उत्तक यानी कि ये अस्थायी होगा। तो वो जो है ना, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। ऐसा उत्तक जिसका विभाजन नहीं होता है, जैसे सेल विभाजन होकर के कुछ और बनता है, उत्तक भी विभाजन होकर के कुछ और बनता है। तो ये विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। आप लोग इतना इसको याद रखिएगा अस्थायी उत्तक के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, यहां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ये होता है वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। देखिए वायरस जो है ना, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है कि ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। ये यानी कि ये जो है ना, बाहर रहेगा तो ये मृत जैसा रहता है, और जीवित शरीर के अंदर यदि चला जाता है शरीर में, तो ये उसके शरीर में जाते ही एक्टिव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है, शरीर में जाते ही एक्टिव हो जाता है और बाहर मृत रहता है। तो इसको निर्जीव और सजीव की कड़ी के रूप में जानते हैं वायरस को। तो इस बात से याद रखिएगा। और इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपको बताए, ये शरीर में जाते ही एक्टिव हो जाता है यानी कि जी जाता है, और ये बाहर मृत होता है। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन जो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा एकदम ध्यान से, भूलना नहीं है। जितना बात बताएंगे सब याद रखना है ध्यान से। उसके बाद देखिए आपको साइंस पढ़ने में मजा आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चुन के लाए हैं कि पौधों और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर 2-3 चीज होती है जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका,
यानी कि जंतु में हम सभी आ जाता है, मानव मुनव सब। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में अंतर होता है। तो मेन यहाँ पे नाभिक दिया है, एंजाइम दिया है और कोशिका भित्ति दिया है। तो मेन यहाँ पे होगा, इसमें ऑप्शन में हो जाएगा ना, कोशिका भित्ति हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। तो जंतु का लेयर जो होता है ना वो एक ही लेयर होता है, लेकिन पादप का जो होता है ये लेयर तो होता ही है, ऊपर से एक लेयर होता है इस टाइप का। आप लोग फिगर में गूगल पे सर्च करके देखिएगा। ये तो ये जो होता है ना यही सेल वाल होता है, यानी कि भित्ति होता है। तो ध्यान रखिएगा, पादप में दो होता है और जंतु में एक ही लेयर होता है उसको घेरे हुए, संपूर्ण कोशिका को घेरे हुए। तो ये ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। और यदि समझ में आए तो गुरु लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ पीवाईक्यू लाने वाले हैं और कॉन्सेप्ट के क्लियर करके हम लोग चलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो सबको समझा के रहेंगे इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल में, सेल मतलब कोशिका, कोशिका, एक बात याद रखिएगा गुरु, जो सेल हिंदी में भी सेल लिख दिया है तो हल्का हल्का इंग्लिश भी आप लोग लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, और आजकल छोटे छोटे एग्जाम में भी डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड लिख करके हिंदी में आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो ये जो है ना जल है, ये जल है जो कि 80% जल पाया जाता है। इस बात को एकदम गांठ मान लीजिएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब बताइए, बंदर हो गया एनिमल, ये एनिमल हो गया यानी कि जंतु कोशिका, और आम के पौधे हो गया पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल हो गया। अब बताइए कि दोनों जंतु है और ये प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, वाल होगा, वाल यानी भित्ति होगा। इसमें दोनों होगा, भित्ति और झिल्ली दोनों होगा। और एनिमल में सिर्फ झिल्ली होता है, झिल्ली। तो क्या हो गया, तो दोनों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाएगा, झिल्ली पाया जाएगा, झिल्ली पाया जाएगा। दिमाग लगा के क्वेश्चन का जवाब देना है। तो इसमें कुछ कुछ जो है ना सवाल को रटते हुए चले जाइएगा कुछ कुछ, उसके बाद धीरे धीरे बाद में वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो एक सवाल और देखते हैं कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, तो सब जानता है मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है वो जानवर। तो यहां पे देखिए मांसाहारी ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। तो कभी कभी जो है ना हम लोग को अब इंग्लिश थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो ऑमनीवोरस, हर्बीवोर और कार्बीवोर। तो कार्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस होता है। तो ये देखिए नाम में ही छिपा होता है। ओमनी मतलब होता है सब जगह, ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह। तो ओमनीवोर मतलब कि ओमनी मतलब सब कुछ खाने वाला। तो ये हो गया सर्वाहारी, सर्वाहारी ये मांस, मछली, मांस और पादप दोनों खाएगा, वेजिटेबल भी खाएगा, मांस भी खाएगा। हर्बीवोर, तो हर्ब मतलब होता है झाड़ी, हर्ब मतलब होता है झाड़ी। तो ये झाड़ी मतलब साग सब्जी खाएगा। तो हर्बीवोरस हो गया शाकाहारी। और कार्निवोरस मतलब हो गया मांसाहारी। तो इस बात को याद रखिएगा कि मांसाहारी कार्निवोरस होता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो ये बात को एकदम गर्म खून वाला जो है ना, गर्म खून वाला एकदम याद रखिएगा आप लोग। तो जितना भी रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल मतलब कि सरीसृप, सरीसृप जितना होता है वो सब गर्म खून का होता है। ये ठंडा खून का, वो ठंडा खून का होता है। जितना भी सरीसृप होता है, जो रेंगने वाला होता है, रेंगने वाले को सरीसृप बोलते हैं, रेंगने वाले को। सरीसृप यानी कि सांप के जैसा सरसर करने वाला, इस ऐसे याद रखिएगा तब याद रहेगा। सांप के जैसे सरसर करने वाला यानी कि सरीसृप, सृप सांप के जैसा। तो रेंगने वाले को बोलते हैं सरीसृप वर्ग। तो उस सबको ठंडा खून वाला बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड को अच्छे से समझिएगा। कोल्ड ब्लडेड वो होता है जो वातावरण के अनुसार, वातावरण के तापमान के अनुसार, तापमान के अनुसार अपना ताप बदल लेता है, अपना शरीर का ताप बदलता है। इस बात को याद रखिएगा। वातावरण के अनुसार तो वो हो गया ठंडा खून वाला, और यदि
टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यानी कि नहीं बदलेगा, तापमान नहीं बदलेगा, तो वो हो जाएगा वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड जो अपना टेम्परेचर नहीं बदलेगा वो हो जाएगा गर्म खून का प्राणी, गर्म खून का प्राणी। एकदम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बराबर बनता है, ये ठंडा खून और गर्म खून। तो जिसको वातावरण से कोई लेना देना नहीं होता है, हमारा टेम्परेचर उतना मेंटेन होना चाहिए। तो जितना भी एनिमल है, जितना भी मानव है, ये सरीसृप को छोड़ करके सारा जो होता है ना वो सब गर्म खून का होता है, बस इतना याद रखिएगा। आदमी, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश सब। और इसमें एक सरीसृप में एक और जोड़ दीजिएगा, एम्फीबियन मतलब कि उभयचर। उभयचर जैसे कि मेढक है, उसमें एक ही मेढक, तो मेढक को ले लीजिएगा और सरीसृप को, ये दोनों जो होता है ना कोल्ड ब्लडेड होता है जी। और वार्म ब्लडेड में सारा जिसको तापमान जिसका कांस्टेंट होना चाहिए। हम लोग का तापमान कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग ठंड में क्या करते हैं, ठंड में स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं ताकि हम लोग का टेम्परेचर बना हुआ रहे। ठंड प्रदेश में जाते हैं तो स्वेटर पहनते हैं, तो इस कारण से तो वो हो गया गर्म खून। तो यहां देखिए पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है कि ठंडा गर्म खून का प्राणी है, तो दादुर, दादुर बोलते हैं मेढक के बच्चे को, ये एक प्रकार का उभयचर ही है। तो मगरमच्छ, मगरमच्छ भी सरीसृप वर्ग में आता है। और मछली, मछली भी जो है ना, मछली भी ये ठंडा प्राणी है। तो ये तीनों जो है ना ये ठंडा प्राणी है, गर्म खून इसमें कोई नहीं है, तो इस उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। समझ में आया? अब ये गर्म खून और ठंडा खून आप लोग को दिक्कत नहीं देना चाहिए, अच्छे से समझिएगा और रट्टा मार लीजिएगा सब बात को। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए ये टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोला, टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है जबकि मगरमच्छ और मछली सरीसृप वर्ग से संबंधित है। एकदम याद रखिएगा, सरीसृप वर्ग और उभयचर में सिर्फ मेढक आता है, ये मेढक का ही प्रजाति है टोड, उसी के बच्चा को बोलते हैं टेडपोल। ये देखिए इस क्वेश्चन को हम इसीलिए लाए हैं, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या है। ये इस बार एडीओ में भी क्वेश्चन था, एडीओ जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें ये क्वेश्चन था, और पहले भी देखिए बीपीएससी 2005 में से डीपीओ में पूछा हुआ है। अब ये सब जो है ना बीपीएससी सब का क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी सब में कॉपी होने लगा, सब चीज में देने लगा है। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि बीपीएससी में पूछा गया तो हम लोग में नहीं पूछा जाएगा, सब में पूछा जाएगा। तो इसका ये रट लीजिएगा कि शैवाल का उदाहरण डायटम है, डायटम, इसको रट लीजिएगा, रट लीजिएगा एकदम, एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है, एक साथ रहते हैं। ये जो है ना ये शैवाल, शैवाल, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक दोनों मिलके जो है ना ये लाइकेन फॉर्मेशन करते हैं, लाइकेन, लाइकेन को फॉर्मेशन करते हैं। ये लाइकेन जो है ना ये शैवाल और कवक दोनों मिलके बनता है, यानी कि एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस दोनों मिल करके लाइकेन बनता है। ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। देखिए कवक और शैवाल, कवक जो है शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, जल एवं खनिज प्रदान करता है, बदले में शैवाल जो है कवक को भोजन प्रदान करता है। शैवाल जो है ना वो खाना बना करके कवक को देता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि बराबर पूछता रहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी जगत सबसे बड़ा संघ है। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा जगत का प्राणी जो है सबसे बड़ा संघ है। 2/3 प्रजाति इसमें ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। और जितना भी कीट होता है ना सब ऑर्थोपोडा में आता है, जितना भी कीट होता है, जैसे तितली हो गया, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, सब ऑर्थोपोडा में आता है। और एक बात और याद रखिएगा, एक चीज और आपको देते हैं याद करने के लिए, मोलस्का। मोलस्का मतलब नहीं होता है, लगता है मांस जैसा, मांस जैसा उच्चारण नहीं हो रहा है कि मांस, मोलस्का मतलब मांस जैसा। तो इसको इस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा, मोलस्का मतलब मांस जैसा, ठीक, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, मांस जैसा, जो मांस की तरह लगेगा। जैसे हो गया घोंघा, घोंघा मांस रहता है निकला हुआ, ऊपर में मांसल भाग रहता है निकला हुआ। जैसे ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हो गया। तो ये सब, लीच हो गया, लीच हो गया, सीधा मांसल भाग जो दिखेगा ना ऊपर में वो जो है ना मोलस्का होता है, मोलस्का मांस, ऐसे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु। लाल रक्त कणिका, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड जो बनता है ना, ब्लड खून, तो उसमें क्या होता है ना कि मेन मुख्य तत्व जो होता है वो आरबीसी, आरबीसी, इंग्लिश सुन करके घबराइएगा नहीं, हिंदी में भी बोलेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, तो ये तीनों उस ब्लड का कंपोजिशन है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं ये। और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, मतलब कि श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं। अब प्लेटलेट्स तो आप लोग जानते ही हैं कि प्लेटलेट्स घटता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स घटता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, आरबीसी जो करता है, जो लाल लाल रक्त कणिकाएं होता है, ये ऑक्सीजन को ढोता है, यानी कि कैरियर का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड में। तो ये ऑक्सीजन, तो ये रेड जो होता है ना, वो आयरन के कारण होता है। तो ये रेड हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन लाल होता है आयरन के कारण, तो उसी का नाम दे दिया गया लाल रक्त कणिकाएं। तो ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो कि इसका मुख्य काम है कि ये सिक्योरिटी का काम करता है। कोई भी बाहरी तत्व यदि आया तो उसको मार के भगाता है। जैसे कहीं पे कट गया, कहीं घाव हो गया, तो उसमें जर्म्स आएगा, इन्फेक्शन करेगा, तो वो कभी कभी घाव होता है ना, खुद से ठीक हो जाता है। तो ये डब्ल्यूबीसी वहां काम करता है अंदर में, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो ये जो है ना केचुआ, केचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और साथ में इस बात को भी याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है ब्लड में? ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी करता है। हमारे शरीर को रक्षा कौन प्रदान करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक। और ब्लड को बहने से रोकता है, ये जो है ना ब्लड को बहने से रोकता है, ये भी एक रक्षा प्रणाली ही है। जैसे कहीं कट जाता है तो धीरे 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 हम लोग का ब्लड रुक जाता है, नहीं तो बहते रहेगा तो फिर लॉस होगा। तो प्लेटलेट्स वो काम करता है। तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स घटने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का क्षति होता है, कहीं न कहीं से लीकेज करता है। ये मत समझिएगा कि शरीर से बाहर निकलेगा तो ही ब्लड लॉस होगा। क्या होता है, कभी मल के रूप में, कभी लैट्रिन में निकलना शुरू हो जाता है, कभी पेशाब में निकलना शुरू होता है, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्का हल्का ब्लड सब जगह से निकलेगा, तो वो ब्लड काउंट घटने लगता है। तो अच्छे से समझ गए ना इससे कितना क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन को, ये पूर्वावलोकन है बीपीएससी का, उसमें से लगभग 60-70% क्वेश्चन को हमने टिक मार के लाया है, और वही क्वेश्चन को टिक मार के लाए हैं जिससे आप लोग का समझ विकसित हो सके और साइंस का डर आप लोग से के दिमाग से जा सके। इसीलिए अब धीरे धीरे उसके बाद हार्ड हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे फिर कठिन सवाल भी लाएंगे। तो पहले इस चीज को देखिए आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन और यहां किया, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है इसमें नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल अभी पढ़े ना आप, अभी लाइकेन पढ़े। लाइकेन कौन फॉर्मेशन करता है? लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों मिल करके फॉर्मेशन करता है लाइकेन का। तो अभी क्या पढ़े आप, ये उसका आवास बनाता है और शैवाल इसको खाना देता है बना करके। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण ये खाना नहीं बना पाता है कवक, तो इसको खाना प्रदान करता है शैवाल। तो ये लाइकेन, जब लाइकेन का फॉर्मेशन होता है तो वो लाइकेन में शैवाल इसको खाना प्रदान करता है। तो इस तरह से आप लोग समझ के पढ़िए। और कभी कभी देखे होंगे आप कि जहां गोबर सड़ा हुआ रहता है या धान का जो अवशेष रहता है, जिसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं, लार बोलते हैं, तो उसमें देखिएगा वो सड़ जाएगा तो उसमें कवक जो है, कवक इस तरह से छाता की तरह उसमें निकलेगा, तो वो भी कवक ही है। बहुत लोग उसे उखाड़ करके खाते भी हैं। और लकड़ी पर जो होता है ना, लकड़ी पे सड़ा हुआ लकड़ी पे भी इस तरह का होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए, वो लगभग पॉइजन होता है। लेकिन ये जो खरपतवार जो कि लार पे होता है, धान के जो अवशेष सिट्ठी जो बचता है लार उस पे होता है, वो खाता है आदमी सब। तो कवक आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी पहचान करते हैं एक दूसरे को गंध से। लेकिन जो एक दूसरे को झुंड में बुलाते हैं, खाना के लिए बुलाते हैं या कोई भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, वो नृत्य मुद्रा करके देते हैं। वो नृत्य का मुद्रा करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, लेकिन पहचानते हैं वो गंध से।
देखिए देखिए, एक ही सवाल कितना बार पूछा है। देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है, समझे, लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं यानी कि वो प्रोसेस को बोल रहा है। तो उसको, उस प्रोसेस को याद रख लीजिएगा। ये सब तो रटने वाला चीज है। म्यूटुअलिज्म कहते हैं उसको, म्यूटुअलिज्म कहते हैं इसको, याद, इसको रट लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। देखिए, फिर डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ये डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन और व्हेल दोनों जो है स्तनधारी में ये वर्गीकृत किए जाते हैं। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, इसको याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन यहां है, देखिए ये भी लाए हैं, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? तो ये देखिए, इसके बारे में पढ़े, टोड के बारे में भी पढ़े। ये कोल्ड ब्लडेड है, ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि ठंडा खून वाला जानवर है। तो ये जो है ना, अनुरा वर्ग में आता है, अनुरा वर्ग में। इसको भी याद रख लीजिएगा। जब ये कोल्ड ब्लडेड याद रख लिए हैं तो इसको भी याद रखिए। कोल्ड ब्लडेड वो होता है जो वातावरण के अनुसार उसका भी टेम्परेचर कम होगा। ठंडी में ये कम टेम्परेचर हो जाएगा इसका बॉडी का, गर्मी होगा, वातावरण का गर्म होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो मेढक का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, सांप का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, मगरमच्छ का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा शरीर का। लेकिन हम लोग का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो हम लोग का कितना रहता है? 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है, और सेल्सियस में रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री। वैसे सामान्य सीमा 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस है। इससे ऊपर जाएगा तो फिर फीवर बोलेंगे, उसको बुखार बोलेंगे। एक ये भी क्वेश्चन देखिए, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि मछलियां गल्फर से सांस लेती है, गल्फर से वो सांस लेती है। तो गल्फर में पेपर जैसा जो आकृति होता है, वो जो है ना, उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, वही पानी से ऑक्सीजन को सक करती है, और वो मछली जीवित रहती है। लेकिन जब बाहर निकाला जाता है तो सारा गिल्स जो है ना, वो आपस में सट चिपक जाता है, तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, इस कारण से वो मर जाती है। तो आंसर होगा, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। एकदम गलत बात। उनका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, गलत। वे श्वास नहीं ले पाती है, ये सही होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये अनुवांशिकी कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं। ये देखिए, टीआरई में पूछा गया ये क्वेश्चन है, हेडमास्टर वाले में। तो एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी, जैसे किसी का नहीं बोलते हैं कि अरे उस बच्चा का जो है ना, इसके आंख पापा की तरह मिल रहा है, इसका चेहरा मम्मी की तरह मिल रहा है। तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है ना, वंशागति, ये जो चेंज हुआ, किसी का कुछ मिलता है, किसी का कुछ मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। तो ये जो चेंज हुआ, इसका जो अध्ययन करते हैं ना, वो अनुवांशिकी में करते हैं, अनुवांशिकी के तहत करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। इस सब वर्ड को जो है ना, एकदम रट्टा मार के चलिए। और अनुवांशिकी मतलब कि फैमिली, मतलब कि हेरिडेटरी। तो इस चीज सबको समझते हुए चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? आनुवांशिक लक्षण यानी कि जो पिता से पुत्र में आता है, पुत्र से उसके पिता में आता है, कभी दादाजी का लक्षण जो है पिता में आता है और डायरेक्ट पोता में भी चला आता है, वही लक्षण देखने को मिलता है। तो ये आनुवांशिक लक्षण हुआ। तो ये कौन सा उत्तरदायी होता है? तो जो है डीएनए ट्रांसफर होता है एक दूसरे में। तो डीएनए नहीं बोलते हैं, न्यूज सब में देखते होंगे कि इसका डीएनए इसके पिता से नहीं मिल रहा है, इसलिए लक्षण खराब दिख रहा है, इसका डीएनए ही खराब है। तो डीएनए ही जो है ना, डीएनए ही ट्रांसफर होता है एक दूसरे में। तो पुत्र का डीएनए पिता से मिलता है, माता से मिलता है। तो किसी का यदि पहचान करना हो तो डीएनए ही चेक करवाता है। और देखिए, ये क्रोमोसोम होता है ना, जो देखिए बताते हैं, ये क्रोमोसोम इस तरह से जो आकार रहता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो पट्टा जैसा रहता है, यही क्रोमोसोम है। इसके अंदर में डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर होता है जीन। सबसे छोटा जो है ना, वो जीन होता है। जीन के बाद डीएनए होता है, डीएनए रहता है क्रोमोसोम में। तो इस बात सबको एकदम समझते हुए चलिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और वैसा क्वेश्चन हम इसमें लेके ही नहीं आएंगे जो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। बस वही क्वेश्चन को लेके आएंगे जिससे आप लोग का समझ विकसित हो। आज एक क्लास इस तरह का चलेगा, उसके बाद ये भी प्रीवियस ईयर ही है, ये भी पीवाईक्यू ही है। लेकिन थोड़ा सा बहुत लोगों को साइंस में डर लग रहा है, साइंस कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस भय को खत्म करना चाह रहे हैं।
समझा करके। और यदि समझ में आए गुरु तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब क्वेश्चन याद है ना, वो वीडियो में बना चुके हैं, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन याद है ना, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो इसमें सारा ऑप्शन गलत है। खोपड़ी में, चेहरे में 14, चौ से चेहरा, चौ से 14। कान में, दोनों कान में 3-3 मतलब कि 6। और सिर में कपाड़ में 8 हड्डी। और एक जो होता है हायर्ड होता है, हायर्ड जो कि फांसी देने पे टूटता है, तो एक। तो याद रखिएगा टोटल मिलाकर के 20 9 29 हड्डी होता है खोपड़ी में। इस बात को याद रखिएगा। ये सब याद रखिएगा। ये सब मनुष्य के पैर की हड्डी क्या होती है, ठोस होती है। ये सबको एकदम रट के चलना है, तभी कॉन्सेप्ट बनेगा। तो एक दूसरे से ये लिंक करता है। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन वीडियो में सब बनाया गया है, अच्छा से समझाया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, दो ग्रंथि होता है, एक अंतः होता है और एक बाह्य होता है। तो आप लोग यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सुन लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि अंदर से, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, समझ के याद रखिएगा कि अंतःस्रावी मतलब अंदर से, और बाह्यस्रावी मतलब कि बाहर याद रखिएगा इसको। तो ये बताइए कि हार्मोन कभी बाहर निकलता है? हार्मोन को आप बाहर निकालते हैं? और थूक में एंजाइम होता है कि नहीं? थूक में एंजाइम होता है कि नहीं है? तो थूक को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकालेंगे? बाह्यस्रावी ग्रंथि में बाहर निकाल सकते हैं, तो थूक को बाहर निकाल सकते हैं, तो उसमें एंजाइम्स होता है। तो ये याद रखिएगा कि बाह्य से निकलेगा एंजाइम निकलेगा बाह्य से। और जब एंजाइम्स बाह्य से निकला तो अंदर से क्या निकाल देंगे? अंदर से हार्मोन निकाल दीजिएगा, हार्मोन निकाल दीजिएगा। एकदम याद रखिएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। बाहर से थूक बाहर फेंक सकते हैं, तो थूक में भी एंजाइम्स होता है, लार होता है जो कि खाना को पचाता है, तो उसमें एंजाइम होता है तब ना खाना पचता है। तो बाह्य से थूक निकालेंगे मतलब कि एंजाइम निकालेंगे, उसमें एंजाइम्स रहता है। तो जब एंजाइम्स बाहर से निकल गया तो हार्मोन अंदर से निकाल दीजिए। और देखिए ये अंदर में ही निकलेगा, तो अंदर में क्या होता है ना कि सीधे ये ब्लड में घुलता है, खून में, सीधे खून में घुल जाता है। ये निकल के सीधे ब्लड में घुल जाता है और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है हार्मोन्स। तो इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, नलिका नहीं पाया जाता है, इसमें नलिका नहीं पाया जाता है। और ये इसमें जो है ना एंजाइम्स में नलिका पाया जाता है, नलिका पाया जाता है, नलिका रहता है किसमें? बाह्य में नलिका होता है। तो समझ गए आप लोग? तो इसमें देखिए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताइए थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है कि एंजाइम्स निकलता है? इतना याद रखिएगा, एंजाइम्स जो है ये भोजन पचाने का काम करता है, तो आप बताइए कि थायराइड ग्रंथि कहां भोजन पचाता है? भोजन कौन पचाता है? पेप्सिन पचाता है, टाइलिन पचाता है, उसका लाइपेज है, उसके बाद HCl है, यही सब भोजन पचाता है। बताइए थायराइड ग्रंथि, ये तो हार्मोन निकालता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, ये भी हार्मोन निकालता है। लक्रिमल, ये आंसू निकालता है, लक्रिमल से जो है ना आंसू निकलता है। तो ये हार्मोन्स निकालता है, ये भी हार्मोन्स निकालता है। तो लक्रिमल हार्मोन्स नहीं निकालता, ये इससे आंसू निकलता है, यही हो जाएगा। यही अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दिमाग लगा के पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे बढ़ते रहिएगा, फिर कभी नहीं मिस्टेक होगा। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, वह एंजाइम्स जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये एमाइलेज होता है, इसी को टाइलिन बोलते हैं। तो याद रखिएगा एमाइलेज मिलता है। तो हो गया ना एंजाइम्स मुंह में, थूक में एंजाइम्स। तो थूक बाहर निकल सकता है ना, तो इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? बाह्य से निकलेगा एंजाइम। हम एक बार को 10 बार बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, तो हम छपाने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा। यदि आप लोग को फिर भी बोझिल लगता है तो 2x पे करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2x पे करके देखिए, स्पीड में निकल जाएगा तुरंत। जिनको आता हो वो 2x पे लगा के निकल जाइए। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग धीरे धीरे देखिए और समझिए इस बात को। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, कौन से जीव के स्वाद नहीं है? बताइए, ये जो जीव होता है, एक स्वाद तो यहां से आता है,
एक स्वाद यहां से आता है, इस दोनों साइड से, एक स्वाद थोड़ा सा आगे इस साइड से आता है, और एक स्वाद ये यहां से आता है, यहां से। तो पिछले वीडियो में मैंने सारे बात को क्लियर किया था, तो मेरा सारा वीडियो देखिएगा, सारा वीडियो PYQ होता है। और जो लोग नए हैं ना, वो लोग जुड़ जाइए, और जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं वो लोग तो निश्चित जुड़िए। तो एक बार फिर से देखिए, हम बताते हैं तेजी में। ये भाग हो गया मीठा, मीठा का स्वाद मिलेगा। यहां से ये और ये, यहां से मिलेगा नमकीन स्वाद, नमकीन स्वाद। ये वाला पोर्शन और ये वाला दोनों किनारा जो है ये वाला, यहां से मिलेगा खट्टा, यहां से खट्टा मिलेगा सॉवर, और यहां से मिलेगा कड़वा, कड़वा मिलेगा, याद रखिएगा। और एक स्वाद होता है उमामी, उमामी स्वाद होता है, जो कि ये पांचवा स्वाद है, जो कि मांस में, मशरूम में उसका सोया सॉस, ये सब में ये उमामी स्वाद मिलता है। वो पूरे जीभ से, जो पूरा जीभ से खाली पार्ट होता है ना, ये वैसे यहाँ पे कोई स्वाद नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरे जीभ से उमामी स्वाद मिलता है, पूरे जीभ से, पूरे जीभ। तो ये देखिए कौन सा स्वाद नहीं, इस जीभ का स्वाद नहीं है। तो मीठा है, नमकीन भी है, उमामी भी है, तीखा कोई स्वाद नहीं है, कड़वा भी है, मसालेदार कोई स्वाद नहीं है, खट्टा भी है। तो ये तीखा और मसालेदार नहीं है, यानी कि 7 और 4 नहीं है, 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 ये हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन हम टिक मार के लाए हैं, पहले पूरा पढ़े हैं, उसका टिक मारे हैं, और जिसे समझा सकते हैं वही लाए हैं। अब देखिए विटामिन जो कि रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होते हैं, तो ये विटामिन के है। यहां पे हम सब विटामिन के बारे में बताएंगे, आप लोग सुनिए। विटामिन ए जो है ये आंख के लिए अच्छा होता है, और इसका ये नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। ये आंख के लिए अच्छा होता है, आंख के लिए। जिसको कम दिखाई देता है ना, उसको विटामिन ए दिया जाता है। विटामिन बी बहुत सारा होता है, इस पे एक शॉर्ट्स बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है ना, इससे बीमारी होता है बेरी बीमारी होता है। और इससे जो होता है ना, रतौंधी होता है, रतौंधी बीमारी होता है, ये इसमें कम दिखाई देता है, इससे बेरी होता है। इसमें जो है ना होठ फट जाता है, होठ का जो ये किनारा है, होठ का ये जो किनारा है, ये किनारा फट जाता है, फटा होता है। और विटामिन डी ये जो है ना, ये हड्डी के लिए होता है, ये हड्डी के लिए होता है। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो उससे इसका नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, फेरॉल, याद रखिएगा। कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी मतलब कैल्शियम, कैल्शियम मतलब कैल्सीफेरॉल। तो ये हड्डी के लिए होता है ये विटामिन डी। और सब सूर्य के रोशनी में विटामिन डी होता है, सूर्य की रोशनी में से, सूर्य से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये क्लियर हो गया आपका विटामिन। तो सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो मुख्यतः सभी जानता है कि चावल भात जो हम लोग खाते हैं वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का जौ गेहूं ये सब में कम होता है कार्बोहाइड्रेट, चावल में ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा चावल में। इसलिए चावल खाने के बाद हम लोग को नींद आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है ना विष का जो है ना एंटीडॉट के रूप में यूज किया जाता है के का। इसको भी रट्टा मार लीजिए। तो ये देखिए मानव शरीर में पानी कितना होता है? मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। यही सही है, पहले भी हम लोग देखे हैं कि 70% पानी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी तक विटामिन डी को पार्ट नहीं किए थे। यहाँ पे जो है ना ऑर्गे कैल्सीफेरॉल जो है ना, ये विटामिन डी का पार्ट है। विटामिन डी का 2 पार्ट होता है, D2 और D3। तो D2 को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, D2 को कहते हैं। और 3 जो है D3 को कोली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कोली कैल्सीफेरॉल, कोली, C4 कोली, C4 C, 3 में C है, C4 कोली कैल्सीफेरॉल, ऐसे भी याद रहेगा। D3 3 नंबर पे C है तो कोली C। सब चीज को जो है ना अच्छे समझते हुए याद करते हुए आगे बढ़िए। देखिए पेलेग्रा, यहां देखिए, यहां इधर पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? ये इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ये बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था, ये बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था। तो पेलेग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन
की कमी के कारण होता है। उसमें पूछा था कि विटामिन बी थ्री का नाम क्या है, तो नियासिन है, नियासिन। तो नियासिन जो है ना, ये विटामिन बी3 का नाम है, नियासिन। तो आप लोग का विटामिन विटामिन बी का जो है ना, बी का सारा नाम हम चुटकी बजा करके याद करवा देंगे, हम शॉर्ट्स डाल देंगे, मेरे पास है ट्रिक, वो ट्रिक हमने खुद बनाया है, तो हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पेलेग्रा विटामिन बी3, इसका आंसर ये हो जाएगा, नियासिन बोलते हैं इसको। और देखिए एक और क्वेश्चन, कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? कोबालामिन मतलब कोबाल्ट, याद रखिएगा, कोबालामिन मतलब कोबाल्ट। तो ये होता है कोबाल्ट होता है, इसका नाम है बी12 और बी12 में जो है ना कौन मेटल होता है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट होता है इसमें। तो एकदम पूछता है, टीआरई में भी ये क्वेश्चन पूछा था, और बीपीएससी ऑडिटर देखिए 19 में पूछा है, और टीआरई में भी टीचर वाला में पूछा था ये, कि विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। अब ये भी पूछता है कि इसका सिंथेसिस कहां होता है, संश्लेषण जो है इसका संश्लेषण कहां होता है, तो याद रखिएगा बड़ी आंत में होता है इसका संश्लेषण, बड़ी आंत में, एकदम याद रखिएगा। सिर्फ एक ही चीज का संश्लेषण बड़ी आंत में होता है, वरना बड़ी आंत में सिर्फ पानी का संश्लेषण होता है, पानी को सोखता है ये बड़ी आंत, और विटामिन बी12, ये याद रखिएगा। जितना बात बोल रहे हैं सब बात को याद रख के चलिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कौन करता है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, विटामिन ए का भंडारण लीवर में होता है, याद रखिएगा, लीवर में। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रख के चलिएगा, लीवर में, जिसको यकृत बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं को ध्यान दीजिएगा। रेटिनॉल जीरोप्लेथेलेमिया, ये आंख का बीमारी है, ये सही है। टेकोफेरोल एकदम गलत है, बेरी विटामिन बी के कमी से होता है, बी वाला के कमी से बेरी होता है। टेकोफेरोल जो होता है ना, वो विटामिन ई होता है, विटामिन ई होता है टेकोफेरोल। साइनोकोबालामिन, यही साइनोकोबालामिन जो है ना बी12 है, ये बी12 है। साइनोकोबालामिन जो है ये रक्त अल्पता ये होता है, विटामिन बी12 जो है ना सही है ये। और ऑर्गे कैल्सिफेरोल, अभी हम बताए कि विटामिन डी का दो टाइप होता है, एक D2 और एक D3। तो सी वाला, सी से 3 नंबर में सी है, तो कोली कैल्सिफेरोल हो जाएगा। आई जो है ये ऑर्गे कैल्सिफेरोल होगा। तो ऑर्गे कैल्सिफेरोल जो है ये रिकेट्स, तो इससे हड्डी कमजोर होता है, तो ये रिकेट्स होता है, ये रिकेट्स हड्डी वाला बीमारी है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ये वाला जो है आंसर हो जाएगा, सिमोलित से सही सिमोलित नहीं है। अब देख विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है मसूड़ा फूल जाता है, मसूड़ा से पस आता है, तो इसको बीमारी को नाम बोलते हैं स्कर्वी। इसमें मसूड़ा फूल जाता है, घाव हो जाता है, तो ये विटामिन सी होता है। जितना भी खट्टा पदार्थ है, खट्टा पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। जितना भी खट्टा फल है, तो जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा, ये सब में जो है ना विटामिन सी पाया जाता है। अब देखिए आंसर क्या बोल रहा है, विटामिन सी की कमी से होता है, तो स्कर्वी होता है, स्कर्वी, इसको याद रखिएगा। और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा, इसका आसान है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। स्कर्वी से ही एस्कॉर्बिक एसिड, यहां सी से ही विटामिन सी है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी हो जाएगा ना, फ्रुक्टोज हो जाता है, फ्रुक्टोज है, हो जाएगा इसका। ये प्राकृतिक जो है ना, प्राकृतिक ये फल से प्राप्त होता है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है, जो सभी प्रकार के फलों में, शहद में, कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो यही फ्रुक्टोज का सूत्र होता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे मीठी शर्करा है, ये फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है। तो फ से फल और फ से फ्रुक्टोज, याद रखिएगा, एकदम इस तरह से याद रखिएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, एकदम विटामिन सी, आंख बंद करके, तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। सही बात है, विटामिन सी से जो है स्किन हेल्दी रहता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। जितने भी रसदार फल होते हैं, आंवला हो जाएगा, सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद सब में पाया जाता है। अब देखिए आगे देखिए, शर्कराओं में सबसे मीठी, देखिए कितना बार रिपीट किया है क्वेश्चन, सो देखिएगा। शर्करा में सबसे मीठी, तो सबसे मीठी फ्रुक्टोज। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, कितना बार हम आप
ऊपर भी चर्चा किए हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए सबको रट के चलिएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी से किसकी कमी से होता है? थायराइड जो है ना वो आयोडीन की कमी से होता है। इसी के कमी से जो है ना गला में घेंगा होता है, गलकंठ जो होता है, घेंगा, गला में जो ऐसे करके घेंगा घेंगा टाइप का हो जाता है गला, वो उसी को बोलते हैं थायराइड। थायराइड की कमी से ये ग्रंथि में खराबी के कारण होता है ये, तो इसका आयोडीन हो जाएगा। देखिए दूध किसका घटिया स्रोत है? घटिया स्रोत मतलब कि दूध में नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन, ये दूध को पूर्णाहार भी बोलते हैं। पूर्णाहार ये मतलब कि पूर्ण आहार होता है, सभी प्रकार का आहार होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा, इसका ये नहीं पाया जाता है। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है एस्कर्बी, एस्कर्बी थायमिन, गलत बात। एस्कर्बी विटामिन सी होता है, विटामिन सी, और थायमिन नहीं होता है, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ट्यूबरकुलोसिस ये एटीएस से नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये एटीएस नहीं होता है। टिटनस बीसीजी नहीं, बीसीजी नहीं, बीसीजी जो है ना ये टीबी का है, ये टीबी का है। मलेरिया क्लोरोक्विनोन, ये सही है, क्लोरोक्विनोन जो है ये दवाई है मलेरिया का। विटामिन ए उपलब्ध होता है तो सबसे ज्यादा गाजर में होता है, गाजर में, गाजर में। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। खमीर का उपयोग डाइस के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर जो है ना ये शराब के उत्पादन में किया जाता है। अच्छा ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण को प्रदूषित करता है, तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, सभी जानते हैं। ओजोन तो वायुमंडल में रहता ही नहीं है, ये ऊपर समताप मंडल में रहता है, तो ये ओजोन नहीं, प्रदूषक तो नहीं होगा, गैस प्रदूषक। नाइट्रोजन भी नहीं होगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये प्रदूषण का रहता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर के कारण ही हवा दूषित होती है और वातावरण के प्रदूषक के रूप में जानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। चल देखिए यहां एक क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, छोड़ दीजिए ना, कार्बन चक्र को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऑक्सीजन बढ़ाती है कौन सी प्रक्रिया? तो पेड़ पौधा जो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस जो करता है, फोटोसिंथेसिस जो करता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो करता है, उसी में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है। तो ज्वालामुखी उद्भेदन से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जलेगा लावा सब, तो श्वसन से भी CO2 निकलता है। कार्बनिक पदार्थ का क्षय ये भी नहीं होगा, ये प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ही O2 रिलीज होता है और जलवाष्प रिलीज होता है, H2O। जलवाष्प और O2 निकलता है, और प्रकाश संश्लेषण में लगता क्या है? तो वायुमंडल से CO2 और सूर्य प्रकाश किसमें? तो क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में रख करके ये खाना बनाता है, उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट देखिए, निश्वास के समय में, जब श्वास नहीं चलता है तो उस समय में डायफ्राम क्या होता है ना, ये गोल हो जाता है, गुम्बदाकार हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। वो ये जो फेफड़ा होता है ना, ये फेफड़ा जो होता है, ये फेफड़ा जो होता है, ये जो फेफड़ा कनेक्ट होता है, यहां से दूसरा फेफड़ा कनेक्ट होता है, तो इसके नीचे में यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है, ये पर्दा टाइप का, ये नीचे खींचता है तो इसमें हवा भर जाता है, और ये फिर ऊपर पुश करता है तो इससे हवा निकल जाता है। जब निश्वास हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, तो ये डायफ्राम जो है ना ये चपटा नहीं रह के गोल हो जाता है। तो नेक्स्ट, निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया एक संक्रमण है, वो निमोनिया से प्रभावित होता है फेफड़ा, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है निमोनिया से, अधिकतर बच्चों को होता है निमोनिया। तो देखिए ये संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं और कवकों के माध्यम से हो सकता है। और देखिए रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। देखिए पेड़ के नीचे ना सोएं ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब श्वास चलता है ना, जब श्वास चलता है पौधा का, तो वो भी जो है ना ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और CO2 को छोड़ता है, CO2 को छोड़ता है। जिस तरह से हम लोग CO2 छोड़ते हैं उसी तरह पौधा भी छोड़ता है। लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस, वो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, उसके कारण जो है ना वो O2 निकलते रहता है, O2 निकलते रहता है। तो श्वास का CO2 से ज्यादा O2 रहता है, इस कारण से दिन में
हम लोग आराम से रहते हैं। लेकिन शाम में जो है, शाम में तो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश रहता ना है, तो वो बंद हो जाता है, जिस कारण से सिर्फ CO2 निकलता है। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम यदि श्वास लेंगे तो हम मैक्सिमम CO2 ले लेंगे, जिससे हमारा खून में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और हमको एनर्जी नहीं मिलेगा और हमारा दम घुटने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन है? तो प्रतिरोधक क्षमता जो कि लड़ने में काम आता है, तो वो WBC है। WBC है, इसको लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। WBC को लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। और लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ये बात को भी याद रखिएगा। जो हड्डी के बीच में जो रहता है ना, बीच में बोन मेरो, वही होता है अस्थि मज्जा, उसी में निर्माण होता है इसका भी, और RBC का भी, लाल रक्त कणिकाएं का भी निर्माण होता है वहां। ये देखिए ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है या बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। देखिए जब WBC जो है ना, WBC जब अधिक संख्या में बनना शुरू हो जाता है तो उसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये WBC का कैंसर है, ये ब्लड का कैंसर है ये ल्यूकेमिया। यदि WBC बढ़ जाएगा तो इसका काउंट होता है, मैक्सिमम रहता है 9,000 हाँ 9,000 के आसपास रहता है। तो इससे यदि मैक्सिमम हुआ, बढ़ा, तो फिर ल्यूकेमिया के रेंज में चला जाएगा, ब्लड कैंसर उसको हो जाएगा। तो इसीलिए इसका बढ़ना गलत है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो सामान्य श्वसन के दौरान जो है ना, फेफड़ा में इस तरह से डायफ्राम होता है, सटा हुआ होता है फेफड़ा से, तो ये चपटा होता है, चपटा। तो यही जब नीचे खींचता है ना तो उसमें हवा भर जाता है फेफड़ा में, और जब ये ठेलता है तो फिर हवा निकल जाता है। इस तरह से समझ के पढ़िएगा तो बहुत मजा आने वाला है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर, इसको याद रखिएगा, रट्टा मारिए इसको, 5 से 6 लीटर एकदम रट्टा मारिए। अब देखिए ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डायस में भी संगत होना चाहिए। तो RH फैक्टर उसको बोलते हैं B पॉजिटिव और B निगेटिव। तो यही निगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, ये RH फैक्टर है। तो आप समझ गए ना RH फैक्टर क्या है? तो ये निगेटिव वाला को ही निगेटिव चढ़ेगा, पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव चढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग का 4 ब्लड ग्रुप हुआ था, इस तरह से माइनस प्लस करके 8 ब्लड ग्रुप हो गया। 8 ब्लड ग्रुप कौन हो गया? जैसे A हुआ, B हुआ, AB हुआ और O हुआ। तो सबका प्लस माइनस होगा, सबका प्लस माइनस, और सब A माइनस, B माइनस, AB माइनस और O माइनस सबका होगा। तो 4 दूना 8 ब्लड ग्रुप हो गया। इसको भूलिएगा नहीं, एकदम जितना बता रहे हैं सबको समेटिए। इनमें से रक्त दाब का मापक कौन होता है? तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जो देखते हैं ना डॉक्टर सब, जो चेक करता है, जो पारा चढ़ा करके चेक करता है, बाह में लगा करके इस तरह से मीटर रहता है, इस तरह से मीटर, और इसमें पारा का एक नली रहता है, और यहां ऐसे करके बेस रहता है, और इसमें से पाइप निकला हुआ रहता है जो कि बाह में यहाँ पे लपेटता है ये, और यहाँ पे कनेक्शन रहता है। तो इस तरह से इसमें पारा ऊपर चढ़ता है, तो वो उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? एकदम देखिए क्या होता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ना, वो आयरन के कारण लाल होता है। आयरन मतलब लोहा के कारण Fe इसका शॉर्ट नेम होता है, लोहा का Fe। फेरिक बोलते हैं, फेरिक। तो वो लोहा के कारण ये आयरन जो होता है ना, आयरन के कारण हीमोग्लोबिन लाल होता है। पूछता भी है क्वेश्चन कि रक्त लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यदि हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो वहां आयरन लिखा हुआ रहेगा, तो आयरन मार दीजिएगा। हीमोग्लोबिन रहेगा तो हीमोग्लोबिन मारिएगा। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, एकदम याद रखिएगा इसको। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो देखिए लिम्फोसाइट जो होता है ना, वो कुछ अस्थि मज्जा में भी होता है और कुछ तिल्ली में, यानी कि तिल्ली को ही स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा भी इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा प्लीहा। तो ये सब में तीनों में से कोई नाम दे देगा तो घबराइएगा नहीं। तो स्प्लीन में भी होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ये 5 नंबर देखिएगा, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को, जो हृदय में जो रक्त प्रवाह होता है उसको वापस लौटने से वॉल्व रोकता है। वो वॉल्व जो है ना, इस टाइप का बना हुआ होता है। तो यहां से तो ब्लड जैसे अंदर घुसा तो ये बंद हो जाता है भाल्व। तो ये हृदय के वॉल्व ही रोकते हैं उसको,
उल्टा रिटर्निंग होने से। तो फ्लो जो है एक ही डायरेक्शन में होते चला जाता है। तो वॉल्व रोकते हैं। एक बार वॉल्व शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपको वॉल्व भी दिखा देंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? तो रक्त के संचार में मदद करता है तो आरबीसी, इसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। देखिए यहां पे सब नाम याद करके चलना है। एरिथ्रोसाइट यहां डाल दिया है, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रटिए इसको। एरिथ्रोसाइट आरबीसी, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं, तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। मनुष्य के हृदय में खून की शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो ये तो बराबर आदमी सब यूज करते हैं, ताकि डायलिसिस हो रहा है उसका, डायलिसिस हो रहा है उसका, तो ये डायलिसिस करते हैं। इसमें से डायलिसिस में क्या होता है ना, सारा बॉडी का सारा खून निकाल करके फिर से उसको प्यूरिफाई करके फिर से उसको चढ़ा दिया जाता है खून को। तो इसी को बोलते हैं डायलिसिस। जो हम लोग का किडनी करता है, किडनी क्या करता है? किडनी हम लोग का यही काम करता है, ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है और टॉयलेट के जरिए निकाल देता है। तो यहां किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसका डायलिसिस होता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। देखिए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में किया था। ये एक सर्जन थे। पहला हृदय का ट्रांसप्लांटेशन था। और ये देखिए रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन में किसमें दिखता है? तो दात्र कोशिका अरक्तता। छोड़िए इस क्वेश्चन को, बाद में समझ आएगा, अभी छोड़ दीजिए। वो जो है ना, वो उसमें आरबीसी जो है वो टेढ़ा हो जाता है, उसमें सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं उसको। वो आगे जाके जो है ना, अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाइए आप लोग। सीधे भारी सवाल ले आएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, दिमाग के ऊपर से सब चला जाएगा। इसलिए आप लोग वो सवाल देखिए जो कि जिसके बारे में सुने हैं, आधा सुने हैं, और अभी हम लोग पूरा जान जाएंगे। अब ये क्वेश्चन को देखिए, सार्वभौमिक स्वीकार्य, स्वीकार मतलब कि ग्रहण करना, स्वीकार मतलब ग्रहण करना, तो कौन सा सार्वभौमिक स्वीकार होगा? यानी कि सबका रक्त ले लेगा। एक बात को याद रखिएगा, पहले इस तरह से याद रखिएगा, ए बी और ओ, यही 4 ब्लड ग्रुप होता है। तो ओ सबसे पावरफुल होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। ओ जो है सबको दे सकता है, ओ जो है सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन ले किसी से नहीं सकता है, ले किसी से नहीं सकता है। तो स्वीकार्य। और क्या होता है ना कि ए बी जो है, ए बी सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो सार्वभौमिक स्वीकार्य जो है ना, ये ए बी होगा। स्वीकार जो करेगा ए बी होगा, लेकिन देने वाला जो है, वो देने वाला, सार्वभौमिक देने वाला ये ओ होगा। सभी को देने वाला ओ होगा। और उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव तो बताया ही है। पॉजिटिव निगेटिव ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव से मिलेगा, निगेटिव से मिलेगा। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? मधुमेह मतलब डायबिटीज हुआ तो ये जो है ना, इंसुलिन की कमी से होता है। इसको समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। और पेनक्रियाज का नाम सुने हैं? अग्नाशय जो है पेनक्रियाज होता है। ये पेनक्रियाज इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से पत्ता के आकार का होता है। ये लीवर के नीचे में रहता है, अमाशय के नीचे में। तो पेनक्रियाज जो होता है ना, इसमें एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल, एक गामा सेल होता है। तो ये बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन निकलता है। ये एक हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन। और ये क्या करता है? शुगर कंट्रोल करता है। शुगर यानी कि चीनी को कंट्रोल करता है चीनी को। अगर हमारे बॉडी में चीनी का मात्रा बढ़ जाता है तो ये इंसुलिन ही उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर चीनी का मात्रा हमेशा बढ़ता रहे तो ये असंख्य रोगों को बुलावा देता है। तो चीनी का मात्रा कंट्रोल करके रखता है। वैसे बोला जाता है कि एक्स्ट्रा चीनी बॉडी में नहीं लेने के लिए। चीनी ऑलरेडी बॉडी बनाते रहती है। किस चीज से? तो रोटी से बना लेती है, सभी चीज से वो शुगर निकाल लेती है। जितना भी फूड हम लोग खाते हैं, चावल में चीनी होता है, आलू में चीनी होता है, वो सब चीज से चीनी जिसको जितना चाहिए ना वो निकाल लेती है। जो हम लोग ऊपर से 2 चम्मच चीनी दूध में, 2 चम्मच चाय में, वो चीज वो वही धीरे धीरे खतरा बनता है। और फिर इंसुलिन, यदि पेनक्रियाज ये काम करना बंद कर दिया तो इंसुलिन बंद हो गया तो चीनी कंट्रोल होता ही नहीं, वो बढ़ते रहता है। ऊपर से 1 चम्मच लीजिएगा तो वो जमा हो जाएगा चीनी। तो उसी का बीमारी का नाम हो जाता है डायबिटीज।
मधुमेह बोलते हैं उसको। तो अब हमको लगता है इंसुलिन के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। और एक बात और याद रखिएगा, अग्नाशय में जो है ना, अग्नाशय दोनों प्रकार का काम करता है। ये बाह्य भी काम करता है और ये अंतः भी काम करता है, अंतः भी काम करता है। यानी कि इसमें हार्मोन्स और इंजाइम, इंजाइम इसमें इंजाइम, एंजाइम और हार्मोन्स, अंतः से हार्मोन निकलता है ना, हार्मोन दोनों निकलता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। और उस सबको अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि, और इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो इस बात को भी आप लोग गांठ मार के चलिएगा, इस बात को भी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर से आ गया, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका। तो प्रतिरोधक जहां काम करेगा वहां डब्ल्यूबीसी काम करेगा, और डब्ल्यूबीसी का नाम ही लिम्फोसाइट होता है, और एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का नाम, आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो ये याद रखिएगा। देखिए और एक यहां क्वेश्चन टिक मारे हैं, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहता है? मानव गुर्दे में, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, गुर्दे लिखा हुआ है, गुर्दे मतलब किडनी, गुर्दे मतलब किडनी, याद रखिएगा। इसी को वृक्क बोलते हैं, वृक्क। तो गुर्दे मतलब कभी कभी आदमी समझ लेता है गुदा, गुदा मतलब होता है एनस, एनस मलद्वार, मलद्वार बोलते हैं इसको। तो ये गुदा मत समझ लीजिए गुर्दे को, गुर्दे मतलब किडनी होता है। तो निस्यंदन इकाइयों को, यानी कि किडनी का जो इकाई होता है छोटा होता है, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो इसको भी रट्टा मारिए आप लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं उसको। जिस तरह उत्तक शरीर के इकाई को बोलते हैं ना, वो कोशिका, कोशिका, इसलिए इसका भी इकाई होता है जिससे बना होता है, तो इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। आगे चलिए, देखिए बीपीएससी टीआरई 324 में पूछा है, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? गुर्दा, तो किडनी, किडनी। तो किडनी से क्या होता है? परिष्करण तंत्र होता है, नहीं गंदा चीज बाहर निकलता है, मल बाहर निकलता है। तो ये बी हो जाएगा, मल त्याग, मल त्याग हो जाएगा। तो जितना भी गंदा चीज होता है ब्लड में, वो सब चीज छका करके टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है। और देखिए यहां पे देखिए एक चीज, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह, वृक्क में जो है, जो ब्लड जाता है और प्यूरिफाई होकर जो निकलता है, वो 1200 सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब कि 1500 लीटर, 1500 लीटर जो है ब्लड को, ये ब्लड को शुद्ध करता है प्रतिदिन जो है 1500 लीटर। सोच लीजिए किस रफ्तार से किडनी काम करता है। देखिए और देखिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी, और एक होता है ईसीजी, ईसीजी। तो इस दोनों में कंफ्यूजन होता है लड़के को, ईईजी क्या है, ईसीजी क्या है। तो एक है मस्तिष्क का जांच और एक है हृदय का जांच। तो ये किसकी निगरानी के लिए? तो निगरानी कि सही से काम कर रहा है कि नहीं हृदय, सही से मस्तिष्क काम कर रहा है कि नहीं, तो मस्तिष्क के लिए ईजी हो जाएगा। तो इस दोनों में देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए हृदय जो है ना, हृदय को कार्डियो, कार्डियो बोलते हैं, कार्डियो, कार्डियो का डॉक्टर से मिलना होता है हृदय के लिए। तो कार्डियो शब्द जो है ना, वो हृदय से संबंधित है, ठीक, क्योंकि कार्डियक मसल का बना होता है हृदय, कार्डियक मसल का। तो कार्डियक, और डॉक्टर को भी कार्डियक डॉक्टर बोलते हैं उसको, कार्डियक वाला डॉक्टर, बहुत के मुंह से सुनिएगा। तो सी फॉर कार्डियक याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। तो सी फॉर कार्डियक, तो बच गया वो मस्तिष्क होगा। एकदम आंख बंद करके मस्तिष्क मार दीजिएगा। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मिलती? तो अधिवृक्क जो है ना, ये जोड़े के रूप में मिलती है। और ये मिलती कहां पे है? ये जो आपका किडनी है, ये किडनी जो है आपका, ये किडनी, रुकिए अच्छा से नहीं बना, ये जो किडनी है, ये किडनी के ऊपर में यहाँ पे रहता है वो ग्रंथि, ये वाला ग्रंथि, इसी को बोलते हैं अधिवृक्क। तो इसको याद रखिएगा, अधिवृक्क जो है ना जोड़ा में रहता है, ये दोनों किडनी के टॉप पे रहता है। और इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते हैं। जब जैसे हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो हम थरथराने लगते हैं, और कुछ देर के बाद फिर हम अस्थिर हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो वो इसी अर्थ, यही अधिवृक्क का वो काम है। पहले तो भयभीत होता है, फिर धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर लेता है, ये इसी का काम है। ये यहां जो क्वेश्चन कह रहा है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, यानी कि किरण है। तो इस सवाल को देखने से पहले हमको टोटल रे पढ़ना होगा। रे जो है, एक्सरे, गामा रे, उसके बाद अब अवरक्त किरण, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रे,
इंफ्रारेड, अल्ट्रासाउंड, अरे वो सारे को पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक वीडियो में अच्छे से लेकर के आऊंगा, उसके बाद ये सारा चैप्टर आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम सीधा देख लेते हैं कि मांसपेशियों के दर्द के उपचार में जो है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन काम करता है, इंफ्रारेड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। इसको हम लोग जब तक विस्तृत से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग के दिमाग को ये टच नहीं करेगा। हम लोग को साइंस को अच्छे से समझना है और अपना समझ विकसित करना है। तो इसीलिए हम चुनिंदा क्वेश्चन को और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को लाए हैं, ताकि इसके माध्यम से हम साइंस पे पकड़ बना सके और फिर हम आगे अच्छा से मेहनत कर सकें। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ये जो स्तन में जो दूध आता है तो उसमें हार्मोन का ही एक काम होता है कि स्तन में दूध को स्रावित करना। तो इसमें जो है ना, इसमें ऑक्सीटॉक्सिन अहम भूमिका निभाती है, ऑक्सीटॉक्सिन। और आप देखते होंगे कि जो मवेशी का, गाय का या भैंस का बच्चा डेथ कर जाता है तो उसको एक इंजेक्शन लगा करके दूध को दूह लिया जाता है, तो वो ऑक्सीटॉक्सिन का ही इंजेक्शन होता है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है ना, कि वो दूध के स्त्राव को छोड़ता है स्तन में। तो इस कारण से अब इस पे बैन कर दिया गया है, सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया है ये ऑक्सीटॉक्सिन और एक्स्ट्रा मवेशी को देने के लिए। तो और ये इसका और एक मुख्य कार्य है, जो कि जब गर्भवती महिला जब का प्रसव होता है तो गर्भाशय को अपने समान अवस्था में सिकोड़ने में ये सहायता करती है, सिकोड़कर समान अवस्था में लाती है। तो इसमें भी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये 2 चीज याद रखिएगा, एक गर्भावस्था को प्रसव के बाद अपने स्थान पर पुनः लाना, और एक स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव करना। तो इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। जब तक, देखिए आप लोग देखते होंगे, जब तक बछड़ा गाय को टच नहीं करता है तब तक वो उसमें से कोई दूध नहीं दूह सकता है, उसमें दूध रहता ही नहीं है। अपने छाती में दूध तब तक मां नहीं निकालती है जब तक दूध बच्चे के लिए तैयार ना हो, जब तक बच्चा उसके पास ना आए। तो इसे लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, लव हार्मोन के नाम से इस हार्मोन्स को जानते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन को। तो इतनी समझ रखिएगा आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। देखिए ये 4 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये तो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है ना। अभी तुरंत हम पढ़े ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स है जो कि दूध के स्राव को करता है, सहायता करता है दूध में, और ये गर्भाशय को अपने स्थान पर पुनः लाने में सिकोड़कर ये सहायता करता है। और ये पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, और टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है। तो इसका आंसर ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? तो ये जो है ना, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है। इसी के कमी से जो है ना ग्वाइटर या घेंघा होता है, जो गलकंठ बीमारी होता है, तो वो आयोडीन नहीं लेने से वो गलकंठ बीमारी हो जाता है, उसको थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से वो होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो ये स्थित होती है, ये मटर के दाने के इतना बड़ा होता है और ये मस्तिष्क में स्थित होता है। ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ये आप लोग निश्चिंत रहिए, साइंस में आप लोग छोटा छोटा वीडियो, ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे हम, छोटा ये एक लंबा वीडियो बनेगा बायोलॉजी का इसमें पूरा लगभग पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे। जितना भी इजी टॉपिक है ना, इजी क्वेश्चन है और समझने वाला है, उसको पहले समझा के खत्म कर देंगे, उसके बाद ही हार्ड ही क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है, और ये हाइपोथैलेमस आप लोग जानते हैं कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस। और इसी के नीचे रहता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसके नीचे में रहता है मटर के दाने के इतना। इसी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं।
मैं सारा छोटा छोटा सारे टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा और सारा कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, मैंने वहां क्वेश्चन बोला और यहां क्वेश्चन आ गया। देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस, और इसी के नीचे में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो ये सब है ना, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन है, देखिए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट करेगा बार बार। इसीलिए जो बता रहे हैं उसको एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम पढ़ के खत्म कर देना है। रट, जो शब्द नहीं याद आता है उसको रट के खत्म कर देना है और बाद बाकी को समझना है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं आप लोग समझ रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती है जैसे हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे सांप देखे तो हम लोग पीछे हट गए, आग टच हुआ हाथ में तो हाथ हम लोग पीछे कर लिए, कांटा चुभा तो हाथ खींच लेते हैं। तो ये है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो इसको नियंत्रित जो है ना, नियंत्रित करता है हम लोग का मेरुरज्जु, वो जो स्पाइनल कोड होता है, जो यानी गर्दन के पीछे से जो पीठ में जो जाता है, इस तरह से पीठ में जो जाता है, इस तरह वर्टिब्रेट टाइप, ये कॉलम टाइप का जो है पीछे, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी में रहता है। अंदर में मांसल भाग रहता है, वो वही इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। 31 जोड़ी, इसको भी याद रखिएगा। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं इससे निकलती है जो कि पूरे बॉडी में फैली हुई है, और ये यही सिग्नल को कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र जो है ना यहीं पे है, यही करता है कंट्रोल। तो ये होगा स्पाइनल कोड, इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कोड कशेरुक रज्जु में, इसी को मेरु रज्जु बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है, तो ये इस नंबर को भी याद रखिएगा। और एक कशेरुक दंड से घिरा होता है, वही रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उससे अंदर में रहता है वो घिरा हुआ, बहुत नाजुक रहता है, इसलिए हड्डी के द्वारा वो घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को आपको मैं पहले भी बताया था, छोटा दिमाग जो होता है जिसको सेरेबेलम बोलते हैं। दिमाग छोटा, नाम बड़ा, और बड़ा दिमाग जो आगे में रहता है उसको सेरेब्रम बोलते हैं। सेरेब्रम बोलते हैं। ये हुआ बड़ा दिमाग, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये आगे वाला, और यहाँ पे छोटा वाला जो होता है, छोटा वाला दिमाग जो होता है, इसका नाम है सेरेबेलम। इसका नाम बड़ा है लेकिन आकार छोटा है, और ये दिमाग बड़ा है लेकिन नाम छोटा है। ऐसे याद रखिएगा, तब याद रहेगा। और बैलेंस जो करता है ना, ये कान भी करता है और ये सेरेबेलम भी करता है, दोनों करता है। और ये क्वेश्चन जो है ना टीआरई 3 में पूछा गया था, टीचर वाले में, बीपीएससी वाला। तो कान बहुत आदमी को नहीं पता है, लेकिन ये 11th क्लास या 12th क्लास में ये कान भी दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम उसी क्वेश्चन को ला रहे हैं जिससे आप लोग को का समझ विकसित होगा। हम वो भारी क्वेश्चन को नहीं ला रहे हैं जो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करेगा, उसको हम छोड़ दे रहे हैं उसको दूसरे राउंड में। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणें या तरंगों में किसका उपयोग होता है? आप लोग बहुत सुनते होंगे, अरे कोनो बीमारी है तो अल्ट्रासाउंड करवा ले। तो भ्रूण का विकास करने के लिए, तो भ्रूण को भी अच्छा स्थिति में है कि नहीं, कोई तकलीफ में है, क्या है न है, कितना विकसित हुआ है, इसको भी जानने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड को भी बोलते हैं पराध्वनि तरंगे। पराध्वनि तरंगे जो है उसी को बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो वो क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिएगा, जब एग्जाम में यदि पूछेगा तो उसमें अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ रहता है। और एक बात और याद रखिएगा, जी सोनार होता है, मैंने पहले भी बताया था सोनार के बारे में, जो कि समुद्री जहाज जो है नीचे जो है किसी चीज का पता लगाती है तली में, समुद्र के गहराई में, तो वो सोनार का यूज करती है। और कितना गहरा है समुद्र, इसमें भी सोनार का यूज होता है। और कैसे होता है मैंने पहले बताया था। तो इसमें भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है, इसमें भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है, इसमें भी अल्ट्रासाउंड होता है। इसका आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है, 20,000 से ज्यादा होता है आवृत्ति। तो जब आवृत्ति ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होगा। ये ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। क्यों होगा तो समझिएगा बात को। ये वेव हुआ, ये एक वेव हुआ, ये एक कंप्लीट वेव हुआ, ये, और ये जो है आगे चलते चले जाएगा। तो ये मान लीजिए ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग। ये हो गया तरंग दैर्घ्य,
याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य ये हुआ वेवलेंथ, ये हुआ वेवलेंथ, वेवलेंथ। और एक सेकंड में ये जितनी बार ये करेगा, ये जितनी बार ये करेगा प्रक्रिया, वो हुआ उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति, आवृत्ति, इसको समझिएगा। तो मान लीजिए एक सेकंड यहां से यहां तक वेव ट्रेवल करता है, और एक सेकंड में ये जो है ना बहुत बार ऐसे ऐसे करता है। तो ये तो एक वेवलेंथ का मान लीजिए यहां से गया यहां, इतना ही ना लेंथ हुआ, यानी कि आवृत्ति यदि बढ़ा तो वेवलेंथ का हाइट कम हो जाएगा। तो इस बात को याद रहेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इस बात को समझिएगा। तो ये अल्ट्रासाउंड का पूछेगा, अल्ट्रासाउंड जो वेव होता है, इसका वेवलेंथ क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है, हर्ट्ज में डिनोट किया जाता है, ये 20,000 हर्ट्ज है, तो वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है तो इसको ऑप्शन से पहले पकड़िए। कार्बन, CO2 वायुमंडल से CO2 लेता है ना, तो कार्बन तो इसमें आ ही गया, तो ये है क्लोरोफिल का घटक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल ही ना सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो इससे भी याद रखिएगा आप लोग कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन, नीचे से H2O लेते हैं हम लोग, जल लेते हैं ना, तो जल में हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन भी मान के चलेगा। ये ट्रिक हुआ समझने का, याद रखने का, ऐसे भी समझिएगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल का अवयव है, और ये कैल्शियम जो है ये नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। जनरली मैग्नीशियम के बारे में ही पूछता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन सभी को पता रहता है, मैग्नीशियम नहीं पता रहता है, तो ये रट्टा मारिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? देखिए, धातु आयन पूछ रहा है, तो इसमें अभी पढ़े हम लोग कि मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आप लोग कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। जो वर्ड याद नहीं होगा उसको रट लीजिएगा, बाद में वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? अब देखिए, ये तो होता है खाना तैयार जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण मैं 2-3 बार इसलिए बोलता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग के दिमाग को हिट करे और वो दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण हिंदी में याद किए हैं, लेकिन इंग्लिश में होता है फोटोसिंथेसिस, और इसमें देख लीजिए फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में डाल दिया है, हिंदी में, इंग्लिश वाला चीज हिंदी में लिख के डाल दिया है। इसीलिए कुछ वर्ड को इंग्लिश में भी आप लोग याद कीजिए। अगर इंग्लिश में याद हुआ तो हिंदी में छोड़ दीजिए, क्योंकि इंग्लिश तो वहां होगा ही, लेकिन हिंदी में भी इंग्लिश वर्ड घुसा दे रहा है। अब देखिए, ये इस चीज को समझिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। तो एक गौर कीजिएगा आप लोग, मान लीजिए यहां खिड़की है, और खिड़की के अंदर में एक गमला है, मान लीजिए ये गमला है खिड़की के अंदर में, और इसमें एक पौधा लगा हुआ है, और ये अंधेरा है और यहाँ खिड़की से रोशनी आ रहा है। तो आप देखिएगा ये धीरे धीरे खिड़की की तरफ मुड़ जाता है, ये खिड़की की तरफ मुड़ने लगता है। तो ये क्यों होता है अब बताते हैं आपको। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, ये हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, ये ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, वो इसके छाया जिधर पड़ेगा उधर ये ऑक्सिन वृद्धि करने लगता है। अब मान लीजिए इस तरफ का पार्ट कम वृद्धि करेगा और इस तरफ का पार्ट ज्यादा वृद्धि करेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये ज्यादा बड़ा होगा तो ये इधर मुड़ जाएगा, तो इसी कारण से ये मुड़ता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, कंसेप्ट समझ गए। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रोह छोर पर ऑक्सिन की सांद्रता, प्रोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सिन का विसरण, ये होगा। प्रोह के छायादार भाग पर, जहां छाया पड़ता है वहां पे ऑक्सिन का जो है ना विसरण ज्यादा होता है, ठीक। प्रोह भाग पर ऑक्सिन की सांद्रता विसरण ज्यादा होता है। यह भी क्वेश्चन बराबर पूछता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो याद रखिएगा,
लाल और नीला प्रकाश में जो है फोटोसिंथेसिस तेजी से होता है। खाना जो है ना सूर्य बहुत तेजी से बनाता है पौधा, सूर्य के प्रकाश का जो लाल और नीला प्रकाश होता है उसमें। ये देखिएगा, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि तो इसमें जो है ना अदरक में जो है ना नोड और इंटरनोड पाया जाता है। इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है जहां से नए पौधे जन्म ले लेते हैं। तो इसीलिए अदरक को तोड़ के अगर रोपिएगा तो वो भाग फिर से अदरक का पौधा बन जाता है। तो नोड और इंटरनोड पाया जाता है, इसीलिए ये तना कहलाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में तो उसको लवणोभिद बोलते हैं, लवन मृदोभिद, हेलोफाइट बोलते हैं, हेलोफाइट। इसमें डायरेक्ट इंग्लिश दे दिया है, देखिए हेलोफाइट। लवन मतलब होता है नमक, लवन मतलब नमक, तो लवन मृदो मतलब मिट्टी, लवनो मृदोभिद। और जो जीरो फाइट होता है, जीरो फाइट मतलब कि रेगिस्तान वाला, बंजर वाला जो है ना उसको जीरो फाइट बोलते हैं। और निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन 5 होता है, 5 याद रखिएगा। ऑक्सिन, पहला हो गया ऑक्सिन, दूसरा हो गया काइनिन, तीसरा हो गया जिब्रेलिन, चौथा हो गया एब्सिसिक एसिड, पांचवा हो गया एथिलीन। ये पांचों कदम रट लीजिएगा। ये पांचों जो है ये पादप हार्मोन है, प्लांट का हार्मोन्स। तो ये 5 ही है, इसी के बारे में बार बार पूछते रहता है। देखिए पादप हार्मोन है तो साइटोकिनिन लिखा है, काइनिन होता है, तो ये भी है ही। गिबरेलिन ने होता है, जिब्रेलिन होता है, तो जिब्रेलिन भी है। ऑक्सिन ने ऑक्सिन होता है, तो ऑक्सिन भी है। तो तीनों है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ए नहीं होगा, इसमें डी हो जाएगा आंसर, डी। और 6 नंबर देखते हैं, लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो ये अभी तो तुरंत हम लोग पढ़े, हेलोफाइट बोलते हैं, लवन मृदोभिद। देखिए निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो स्टेम को जो संशोधित करेगा, तना को संशोधित करेगा, तो कौन सा करेगा? तो अदरक करेगा। अदरक तना है लेकिन वो खाद भी है, तना ही हम लोग खाते हैं अदरक का, तो अदरक हो जाएगा। तो इसमें जो है ना अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को तने में संशोधित या संग्रहित करते हैं, जिसका हम लोग तना को खाने का काम में लाते हैं। शकरकंद भी खाते हैं, आलू भी खाते हैं, अदरक भी खाते हैं। इस कारण से पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से प्राप्त करते हैं पोषक तत्व। यदि मिट्टी नहीं रहेगा तो पौधा मर जाएगा। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो मां पौधे की भांति मिलता है, बीज से भी मिलता है और तना काट से भी मिलता है। बीज से भी मिलता है और तना काट से भी मिलता है। तना काट जैसे हम लोग गुलाब का हम लोग तना काट के, डाली काट के लगा देते हैं मिट्टी में लगा देते हैं, तो इसमें फिर पत्ता दिखते आ जाता है। तो ये तना काट भी हो गया और बीज भी हो गया। बीज से भी आइडेंटिकल पौधा, उसी की तरह पौधा निकल जाता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, इसको रख लीजिएगा। नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं कीटभक्षी पौधे। तो जहां नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ना, उस मिट्टी में ये कीटभक्षी पौधे उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे क्या होता है, इस तरह से वो बना होता है, और इसमें क्या होता है, एक ढक्कन होता है, इसमें ढक्कन होता है। तो जैसे कीट इसमें अंदर प्रवेश करता है तो उसको पौधे को पता चलता है, बस ऊपर से ढक्कन को बंद कर लेता है। तो और इसमें से एक लिक्विड स्रावित होता है। लिक्विड जो स्रावित होता है, उस लिक्विड से इस कीड़े की मौत हो जाती है और इसी में पच जाता है, उसी से इसको पोषण मिलता है। तो नेक्स्ट देखिए, इसको याद रखिएगा, लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये जो है ना लेग हीमोग्लोबिन जो है ये जरूरी होता है। तो नाइट्रेट जो बनता है ना, नाइट्रेट बनता है तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में बनता है। जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें जो राइजोबियम होता है, जो कि उसके गांठ में पाया जाता है राइजोबियम, उसके जड़ के गांठ में, तो वही जो है ना
नाइट्रेट को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं। जो दाल में, दाल तो प्रोटीन का समझिए कि स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत है, दाल में ही प्रोटीन पाया जाता है। तो मेन उसके जड़ में ही पाया जाता है वो राइजोबियम। तो वो राइजोबियम में ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, ये वहां का प्रवेश बनाता है जो ऑक्सीजन यहां पे नहीं रहे। तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ही वो जो है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रेट बनता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस वर्ड को भी रट्टा मार लीजिएगा। जीवाणु की खोज किसने की? तो ये लीवेनहॉक ने की, लीवेनहुक ने। तो इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा। ये देखिए, संवहनी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इस यहां पे अच्छे से समझिएगा, दो बात समझाएंगे यहां पे। तो संवहनीय जो है ना, संवहनीय टिश्यू जो है, संवहनी जो संवहन का काम करती है, ऊपर नीचे ले जाने का, ढोने का काम करती है, तो वो जाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो इसको देखिए ऐसे ट्रिक से ऐसे याद रखिए, जाइलम हुआ और फ्लोएम हुआ। ये दो टिश्यू होता है जो कि परिवहन का काम करता है पौधे में। तो इसमें देखिए जौ छिपा हुआ है। तो जौ मतलब जड़, याद रखिएगा, जड़। तो अब बताइए जड़ से क्या ले जाएगा? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जड़ से वाटर यानी कि जल और मिनरल्स यानी खनिज लवण पौधे के ऊपर ले जाता है। तो कौन ले आता है? जड़ ले आता है। तो याद रखिएगा, जड़ से जाइलम, ये जाइलम जो है ना, जाइलम जड़ से पानी और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। ये जो है पत्ती तक पहुंचाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा हो जाती है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये इसका निर्माण होता है। और फिर जब खाना बन जाता है एटीपी के फॉर्म में, तो वहां से पत्ती से सारा पूरे पेड़ में, उसके बाद फ्लोएम का काम बच जाता है। तो फ्लोएम उस खाने को पूरे वृक्ष में पहुंचाती है। तो ये समझ गए होंगे। तो वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। जाइलम मतलब जड़। देखिए यहां पे जाइलम छिपा हुआ है। तो ये हो गया जाइलम, ये जाइलम से, याद रखिएगा इसको, जाइलम से। फ्लोएम से पत्ती के द्वारा बना हुआ खाना को पूरे वृक्ष में। देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो ये पुष्प है। अगर पुष्प नहीं रहेगा तो बीज नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा। बीज नहीं बनेगा तो नया जीवन शुरू नहीं होगा। इसीलिए तो पुष्प ही ज्यादा जरूरी है। तना, पत्ती, जड़ से ज्यादा जीवन चक्र के लिए पुष्प चाहिए। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में, डैश में भी मदद करता है। तो तना जो है ना, एक तो भोजन का भंडारण करता है, आदि में हम लोग देख लिए, करता है भोजन का भंडारण। पौधों को आकार देने में, ठीक है, वो खड़ा रखता है तो आकार भी देता है। श्वसन करने में तना नहीं काम आता है। प्रकाश संश्लेषण, तना ये आप दे भी सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं उसका तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे नागफनी। क्योंकि पत्ती जो है, पत्ती कांटे का रूप धारण कर लेती है। और तो यहां श्वसन भी वो कर सकती है। तना जो है श्वसन भी तब तना ही करेगी। तो ये चारों सही हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी चेक कीजिएगा, ये श्वसन के बारे में, ये आप लोग भी चेक कीजिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप चेक कीजिएगा, श्वसन तना करता है कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण तो नागफनी पर प्रकाश संश्लेषण तो करेगा ही, पौधे का आकार ये तो होगा ही, इसको आप लोग ऐसा चेक कीजिएगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये गन्ना होगा। गन्ना में क्या है ना, ये जो गन्ना रहता है, इसका जो ये यहाँ पे जो नोड रहता है, तो यहां से जड़ आता है, यहां से जड़ आता है। तो इसको इस तरह से काट के लगा दिया जाता है, तो नया पौधा हो जाता है। तो प्रवर्धन के लिए जो है, आमतौर प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तना काट। तो ये गन्ना में किया जाता है। किसके परिवर्तन के लिए रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं? तो जब पेड़ में
पत्तियों में जब ज्यादा जलवाष्प आ जाता है, पानी का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो पत्तियां जो है अपना रंध्र खोल करके स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, तो वो स्टोमाटा से जलवाष्प को बाहर निकालती है, जिसके कारण से पौधे गर्मी में ठंडा भी रहते हैं। तो ये कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ये जो कोशिकाओं में पानी की मात्रा जो है ना, इसी कारण से वो खुलती है और बंद होती है जलवाष्प की मात्रा को बाहर निकालने के लिए। तो वो उसका जो है ना वाष्पोत्सर्जन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मटर का पौधा, ये साक में आता है, ये साक में आता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन, फलियां जो फलियां होता है, जैसे मटर का फली हो गया, उसके बाद दाल का फली हो गया, अरहर का फली हो गया, तो इस सब में जो है ना प्रोटीन पाया जाता है। दलहन में जो है ना प्रोटीन पाया जाता है, तो फलियां याद रखिएगा। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो वही वाष्पोत्सर्जन, वो जो स्टोमाटास जो पानी निकाल के बाहर करती है पत्ती, तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जैसे यहां से कोई बाहर पानी फेंकी, तो इस नीचे से पानी चढ़ता है, चाव होता है तो नीचे से पानी चढ़ता है, उसी के कारण से सक्शन मतलब सोखता है पानी जड़ से। तो याद रखिएगा इसको, सब समझते हुए चलिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे YouTube का एल्गोरिदम बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो इससे उसे पता चलता है कि आप मेरे तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीची का खाद्य भाग कौन है? तो इसको एरिल बोलते हैं, याद रखिएगा। मांसल भाग जो होता है ना लीची का, उसको एरिल बोलते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि नोड और एंटी नोड, देखिए इसमें हिंदी दे दिया, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ये आंसर होगा, गांठ और पर्व होते हैं, इसीलिए इसको जड़ नहीं तना बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन जो है कौन है? तो साइटोकाइनिन है, एस्ट्रोजन नहीं है, इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन तो डायबिटीज होता है ना, इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज होता है। ये इंसुलिन जो है शुगर कंट्रोल करता है, ये शुगर कंट्रोल करता है। लौंग एक मसाला है, पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग आप लोग जानते हैं कि वो फूल की तरह रहता है, तो फूल की कली होती है लौंग फूल की कली होती है। एस्प्रिन कहां से मिलती है? 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एस्प्रिन कहां से मिलती है? तो ये एस्प्रिन जो है ना, ये पेड़ से मिलती है, पेड़ से। और एक ये ना जो है एस्प्रिन ज्वर नाशक है, एस्प्रिन ज्वर नाशक है, यानी कि बुखार में काम आता है। और ये विलो के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। विलो एक पौधा होता है, पेड़, तो उसके छाल से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ विलो के छाल से प्राप्त होता है एस्प्रिन है। तो ये एक एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक मतलब कि ज्वरनाशी, बुखार में काम आता है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष ये सिकोया है, सिकोवा, इसको रट लीजिएगा। इस बार शायद एईडीओ में ये क्वेश्चन पूछा था, एईडीओ में जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो आप लोग याद कीजिए ही कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन भरपूर पाया जाता है, सोयाबीन में। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, इसको भी याद रख लीजिएगा, रेफ्लेसिया होता है, और छोटा फूल वोल्फिया होता है। तो रेफ्लेसिया याद रखिएगा और वोल्फिया भी याद रखिएगा। वोल्फिया ये सबसे छोटा होता है, ये छोटा फूल होता है, इसको याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा इधर, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो सभी जानते हैं कि एड्स जो है ना वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। इसको आप लोग याद ही होगा सबको। तो इसमें देखिए पानी है, विषाणु है, तो विषाणु होगा, विषाणु मतलब वायरस, तो याद रखिएगा। और ये HIV से होता है, HIV वायरस होता है, HIV वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। देखिए इसमें पूछा है कि HIV वायरस द्वारा होने वाला रोग, HIV से एड्स होता है, HIV से एड्स होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये जो है ना दूषित जल से होता है,
टाइफाइड जो है, टाइफाइड दूषित जल से होता है, दूषित जल से, इसको याद रखिएगा। टाइफाइड और कॉलरा जो है दूषित जल से होता है। और इसमें जो है ना, टाइफाइड में जो है ना आंत प्रभावित होता है, आंत, आंत प्रभावित होता है। मृत जीवों के अपघटक हैं, तो जो जीव मर जाता है ना तो उसको अपघटक, उसको सड़ाने का काम करता है जीवाणु, जीवाणु करता है। और इसमें वायरस तो नहीं करेगा, हाँ कवक भी करेगा, कवक भी करेगा, कवक भी करेगा। तो जीवाणु और कवक करता है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए एक क्वेश्चन यहां है कि मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय से, ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। जो ओजोन लेयर जो है ना, ऊपर में जो ओजोन लेयर है वायुमंडल का, ये समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में, समताप मंडल में ये ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ये जब अपक्षय हो जाएगा ना तो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज वो जो आएगी तो वो सीधा हमारे शरीर तक और हमारे वातावरण में आ जाएगी। और अल्ट्रा वायलेट रे इतना खतरनाक होता है कि इससे त्वचा का कैंसर होता है, शरीर पर पड़ेगी तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेगी। तो इससे जो है त्वचा का कैंसर होता है। तो इसमें देखिए धूप से जलना, तो ये भी करेगा, धूप से जलना भी होगा, सनबर्न भी होगा इससे। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का भी बहुत सारा शिकायत आता है इससे, ओजोन अल्ट्रावायलेट से। और त्वचा का कैंसर, ये तो सभी जानते हैं, कंफर्म है ये। और त्वचा का मुरझाना, त्वचा से संबंधित तो है, त्वचा से संबंधित देखिए, एक त्वचा, दूसरा त्वचा और तीसरा त्वचा, तीन कारण त्वचा से ही है। और मोतियाबिंद भी इससे होता है। देखिए शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, तो शरीर में जब लौह की कमी होगा तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, लौह मतलब आयरन, आयरन। और हम लोग आयरन का जो दवा खाते हैं मतलब खून को बढ़ाने के लिए, खून को बढ़ाने के लिए, खून को बढ़ाने के लिए आयरन का गोली खाते हैं। तो आयरन मतलब फेरिक, Fe। तो ये जो आयरन के कारण ही जो है ना ब्लड रेड होता है। और रेड, ये आयरन जो है ना हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड होता है। और ये हीमोग्लोबिन ही जो है ना ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का जो है ना परिवहन करती है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करती है हीमोग्लोबिन। तो ये आरबीसी हो गया, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, आरबीसी। तो इस कारण से देखिए जब आयरन का कमी होगा तो खून नहीं बनेगा, खून का कमी होगा तो खून का कमी को बोलते हैं रक्त अल्पता, यानी कि रक्त जो है अल्प मात्रा में हो गया। इसी को एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया बीमारी। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये समझिएगा, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया जो होता है ना वो मादा एनोफिलीज, ये मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है उसके काटने से होता है मलेरिया। अब देखिए मादा एनोफिलीज जो नर होते हैं ना, नर कोई भी मच्छर जो है ना काटता नहीं है। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसके मुंह में पैरासाइट होता है, नहीं कोई दूसरा होता है। इसमें जो है ना इसके मुंह में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम ही पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के ब्लड में इंटर कर जाता है और उसको मलेरिया करवाता है। तो पैरासाइट वाले मच्छर, तो इसमें आंसर जो है पैरासाइट वाले मच्छर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ये ढोने का काम करता है और जैसे बाइट करके बस प्लाज्मोडियम को एंटर कर देता है उसमें। ट्रेकोमा रोग जो है ना ये आंख से संबंधित है, आंख से संबंधित है। इसमें क्या होता है ना, आंख का जो परत जो है ना वो घिस जाता है और धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे आंख की रोशनी चली जाती है। तो ये होता है। एक क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस। तो ये जो है ना एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों है। तो जो हम बोले थे कि एथिलीन एक हार्मोन्स होता है प्लांट में, 5वां में जो नाम लिखे थे 5वां हार्मोन में एथिलीन। तो ये एथिलीन गैस जो होता है ना, ये एथिलीन वो प्राकृतिक रूप से पौधे में पाया जाता है और हम लोग कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो एसिटिलीन गैस से ही पकाते हैं, जिसको कार्बेट बोलते हैं हम लोग। कार्बेट ले और फल पकाएंगे तो ये कार्बेट है और ये एथिलीन है। तो एसिटिलीन का जो है ना ये मना है, तो एसिटिलीन पे रोक है सरकार का। तो एथिलीन गैस से भी हम लोग पकाते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा। और हरगोविंद खुराना जो
को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना जो है ना, जीन का संश्लेषण किए थे, जीन का। तो ये जीन के लिए इनको मिला था, याद रखिएगा, जीन का। तो सबसे पहले हो गया क्रोमोजोम, उसके बाद हो गया डीएनए, और डीएनए में जो है ना ये जीन रहता है। तो सबसे छोटी इकाई जो है ना वो जीन हो गई, जीन के बाद डीएनए, इसके बाद क्रोमोजोम। ये मानव शरीर का तापमान जो है ना, याद रखिएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37.2 भी होता है, तो लगभग इतना मान के चलिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। और इससे यदि ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग उसको फीवर बोलते हैं, कि इसको बुखार आ गया है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को डायबिटीज के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान, अभी हम बताए 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कि इसमें 37 डिग्री के आसपास कौन है? ये नहीं है, ये 36.9 है, तो यही आंसर हो जाएगा, 36.9। और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाले हास्य गैस, तो लाफिंग गैस जो होता है ना, N2O को बोलते हैं, N2O। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये याद रखिएगा। और जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं, तो इस बात को समझिएगा, इस बात को हम समझाते हैं। जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक, इस बात को समझिएगा, उत्पादक। और इस उत्पादक को जो ग्रहण करता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए हरा पौधा है, हरा पौधा उत्पादन किया, हरा पौधा को खाया मानव या बकरी या पशु, कोई भी इसको खाया। और हम लोग जो हैं, और जो द्वितीय उपभोक्ता क्या हुआ, इस मानव को खा गया या ये बकरी को खा गया। तो हम यहाँ क्या खा रहे हैं? बकरी या भेड़। तो ये जो बकरी या भेड़ को खाएगा तो ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। अब आप लोग समझें, अब इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बनाने में। यदि किसी भी तरह से क्वेश्चन को टर्न करके देता है तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यहां देखिए क्वेश्चन बोला है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? किस अम्ल का? तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसमें याद रखिएगा। एसिटिक एसिड होता है सिरका में, और टार्टरिक एसिड होता है इमली में। ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ये SO2 के, ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है ना अति संवेदनशील होते हैं। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का रहेगा, वर्तमान में मौजूद रहेगा, वहां पर लाइकेन जो है ना वो खत्म हो जाता है, सेंसिटिव होता है। ये वहां सल्फर डाइऑक्साइड के जगह पे ये नहीं रहता है, ये मर जाता है। तो लाइकेन जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो जैसे मान लीजिए लाइकेन यदि वहां पे डेड पड़ रहा है, भूरा पड़ रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। अब देखिए 13 नंबर यहां देखते हैं, चेचक का टीका कहां से बनता है? तो ये भेड़ों से बनता है। चेचक का टीका जो है ना भेड़ों से बनता है, भेड़ से। तो ये हम लोग देख लिए हैं टोटल बायोलॉजी। ये बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। जितना भी इजी क्वेश्चन को हम टिक मार के लाए थे, वो सारे आप लोग को समझाने के लिए लाए थे, ताकि आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा कर सके। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर लेंगे। पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और मैं शीघ्र ही एक फिजिक्स का इजी क्वेश्चन को लेंगे, ताकि उससे हम समझ विकसित कर सकें। और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का एक वीडियो लाएंगे। और ये दोनों लाने के बाद जो है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कंप्लीट नहीं लाएंगे। उसके बाद अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सिर्फ पीवाईक्यू एक्सटर्नल क्वेश्चन इस चैनल पे नहीं होगा। सिर्फ हम लोग पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू पे ही डिस्कस करेंगे।
तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।